नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है अंतिम इच्छा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ठहरी ठहरी सांसों के बीच रसोई से आती बर्तनों की खटखटाहट कमरे की खामोशी को चीर रही थी, जैसे हर दिन का वही पुराना म्यूजिक। कमरे की दीवारों पर सूरज के उजालों के बीच सीमा की आवाज अचानक तेज हो उठी। दिन रात बेटी बेटी करती रहती हैं, तो क्यों नहीं उनके पास चली जाती माँ जी? यहाँ मेरा जीना हराम क्यों कर रखा है? उसके शब्दों में तंज और आंखों में जलन एक साथ थे। आवाज में कोई लचक, कोई आदर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और झुंझलाहट थी। सावित्री देवी ने चाय का प्याला धीरे से रखा। उनके चेहरे पर उम्र की स्पष्ट लकीरें और आंखों की कांति में दिन रात की थकावट का भार झलक रहा था। उन्होंने धीमी कांपती आवाज में कहा, सीमा, जब तुम इस घर में आई थी, हमने तुम्हें बेटी ही समझा था। क्या कभी तुम्हें किसी बात की कमी रखी? क्या हमने तुमसे कभी किसी तरह का प्यार छुपाया? तुम जो चाहती थी, जैसा चाहती थी, हमने हर बात पर तुम्हारा साथ दिया, कभी किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। जैसे नेहा रहती थी वैसे ही तुम्हें भी आजादी दी, पर तुम अब हमारे बुढ़ापे में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? उनकी बातों में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ एक सवाल, और वह सवाल जैसे घर की दीवारों पर किसी पुरानी खट्टी याद की तरह गूंज गया। सीमा ने पलटकर गुस्से भरी नजरों से देखा। सावित्री जी ने आगे कहा, अगर बहू सास को माँ समझे तो कोई सास अपनी बेटी क्यों याद करेगी? क्या मेरी कोई औकात नहीं? ये देखो मेरी ये चादर और ये गद्दा। चादर कितनी फटी है और गद्दे में जगह जगह छेद हो गई है, कहीं ज्यादा रुई तो कहीं कम। सो तो शरीर में जगह जगह चुभता है। वह उठी और फटी हुई चादर को पकड़कर दिखाने लगी। इतनी फटी हुई चादर सर्दी में क्या तुम अपनी माँ को ओढ़ने के लिए देती, या इतनी पुरानी उबड़ खाबड़ गद्दा देती? सीमा गुस्से में जैसे अपनी सारी भड़ास निकालने लगी। वो बोली, जब बाबूजी ने अपनी पेंशन से लोन लेकर आपकी प्यारी बेटी नेहा की शादी में पानी के जैसे पैसे उड़ाए थे, तब आपने सोचा था कि आगे चलकर क्या होगा? आपने सब कुछ अपनी बेटी को दिया, पैसे, गहने, और अब क्यों बेटे बहू के भरोसे बैठी हैं? वहीं चले जाना चाहिए था ना। इतना कहकर वह दरवाजा जोर से बंद कर चली गई। उसके कदम जैसे घर के कोनों में बैठी हर पुरानी शिकायत को उकसा रहे थे। दरवाजा बंद होने के बाद जो खामोशी आई वह किसी भारी बादल की तरह थी, दबे हुए सवाल और अनकहे दर्द से भरी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री की आंखों से आंसू बड़े धीरे से बह निकले। रामनाथ ने अपनी बूढ़ी हथेलियों से चादर का कोना संभाला और सावित्री की कंधों पर उड़ाते हुए कहा, ये मेरी चादर तुम ओढ़ दो, तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है ना? उनकी आवाज में एक तरह की मजबूरी और विनम्रता थी, जैसे आदमी ने सारी ताकत खींचकर बची खुची दया दे दी हो। सावित्री ने उठकर चादर ओढ़ी, पर उनकी आंखों में जो दर्द था वह किसी घाव जैसा था जो बार बार चुभता रहा। उन्होंने धीरे से कहा, क्या इसी दिन के लिए लोग बेटा मांगते हैं? क्या बेटा बहू का यही फर्ज होता है, उम्र के उस मोड़ पर ठुकरा देना? उनकी बातों में क्रोध नहीं, सिर्फ एक निराशा थी। रामनाथ ने निराशा भरी आवाज में कहा, शायद हमारे पुराने जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है जो हमें ऐसी औलाद मिला है। विकास भी तो बहू का पूरा साथ देता है। तभी विकास कमरे से बाहर अपने माता पिता की बात सुनकर तेज कदमों से गुस्से में कमरे में आता है। चेहरे पर ऐसी थकान जो ज्यादातर व्यवसायिक चिंता से आती है। उसने कहा, आपकी औलाद बुरी नहीं है, आपके कर्म ही खराब हैं। उसकी आवाज में कटुता थी। माँ, अगर इतनी सर्दी लगती है तो घर से बाहर निकलना बंद कीजिए, और आज आपका जो भी हाल है उसके लिए आप दोनों ही जिम्मेदार हैं। आपने खुद तो दहेज लेने से मना किया, पर अपनी बेटी को भर भर के दहेज दिया। तब नहीं सोचा कि बुढ़ापे में कौन काम आएगा। अब भुगतिए। रामनाथ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बस एक छोटा सा रूम हीटर ही चाहिए, पुराना खराब हो गया है, ठंड बढ़ती जा रही है। अभी हाथ तंग है बाबूजी, अगली बार देख लेंगे, विकास ने कहकर टाल दिया। सीमा, एक अदरक वाली अच्छी चाय पिला दो, सर्दी लग रही है। विकास ने सीमा को आवाज लगाई। रामनाथ जी आगे बोले, बेटा, अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत है तो गांव वाली जमीन का एक टुकड़ा हम बेच देते हैं, कम से कम अपनी जरूरतों का सामान उसी से ले लेंगे। हमारे चादर गद्दे सब बहुत पुराने हो गए हैं। क्यों सावित्री, क्या कहती हो? सावित्री जी कुछ कहती उससे पहले ही सीमा अपने पति को चाय देते हुए बोली, हाँ बाबूजी, सारी संपत्ति, जमीन, जायदाद सब आप लोग जाने से पहले उड़ा दीजिए। पेंशन तो उड़ा ही दिए नेहा की शादी में, अब जमीन भी अपने ऐश आराम के लिए बेच दीजिए और उम्मीद कीजिए कि बेटा बहू आपको पलकों पर बैठा कर रखें। रामनाथ जी बोले,
बहू, जब हमारे लिए इस घर में कोई सोचने वाला ही नहीं है तो हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखो कितनी सर्दी पड़ रही है। सीमा मुंह बिचकाते हुए चली गई। विकास भी बिना जवाब दिए चला गया। दिन ब दिन सीमा का व्यवहार सास ससुर के लिए और भी खराब होता जा रहा था। अब तो बासी खाना, बातों को सुन के भी अनसुना करना, नजरअंदाज करना, ये सब शुरू हो गया। सावित्री के चेहरे की रेखाएं और भी गहरी होती गईं। उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। कई बार वो अनायास ही रोने लगती। सावित्री को रोता देख रामनाथ को बहुत बुरा लगता। वो बोलते, सावित्री, जिस बेटे के लिए हमने नंगे पैर न जाने कितने मंदिरों के दर्शन किए, आज वो अपना फर्ज इस तरह निभा रहा है। क्या हम अपने साथ इन्हीं यादों को लेकर जाएंगे? क्या जीवन के अंतिम क्षण में अपने बेटे की हाथों अन्याय लिखा था? अब जीने की कोई इच्छा भी बाकी नहीं रही। दोनों की आंखों में आंसू भर गए और एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। कुछ देर बाद विकास बाजार से गर्मा गर्म जलेबी लेकर आया। वह उथली मुस्कान के साथ उसे रखकर बोला, लो माँ, गर्मा गर्म जलेबी है और हीटर के लिए मैंने बिजली वाले को बोल दिया है। उसकी आवाज में कुछ सहानुभूति की झलक पल भर के लिए आई, पर वह सतही थी, जैसे बारिश का पहला बूंद जो आग बुझाने से पहले ही सूखकर मिट्टी में समा जाए। सावित्री के चेहरे पर एक क्षण की चमक आई, जैसे किसी सूखी नदी के किनारे अचानक पानी की एक हल्की धार बह निकली हो। बेटा, जब तुम ऐसे बोलते हो तो दिल हल्का हो जाता है। हम बस थोड़ा सा प्यार ही तुमसे मांगते हैं और कुछ नहीं, उन्होंने कहा। सावित्री की बात सुनकर विकास ने भौवें सिकोड़ ली। रामनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ बीच में ही कहा, देखो सावित्री, जलेबी खा लो। बेटा प्यार से लाया है, कड़वी बातें क्यों करती हो? पर तभी विकास ने बिना किसी देरी के कहा, बाबूजी, उस दिन आपने जो गांव वाली जमीन का जिक्र किया था बेचने के लिए, बेच दीजिए ना, कुछ पैसा आ जाएगा, सबका काम चल जाएगा। रामनाथ के माथे पर एक अजीब सी लकीर उभर आई। वो समझ गए थे कि उस जलेबी में मिठास से ज्यादा मतलब है। उन्होंने हल्के से कहा, समझ गया बेटा, जलेबी प्यार नहीं, रिश्वत है। उनकी यह बात किसी कटु सत्य की तरह विकास के दिल में चुभ गई। उन्होंने आगे कहा, बेटा, जब तुम जलेबी लेकर आए मैं तभी समझ गया कि जरूर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए, वरना सालों हो गए एक मीठे बोल तो तुम बोल नहीं पाए। आज अपने माँ बाप को अपने मतलब के लिए घूस दे रहे हो। ऐसे भी हमारे मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही है। बस जीवन के कुछ साल बचे हैं, वो हम तुम्हारे साथ प्यार से गुजारना चाहते हैं। क्या इतना कर पाओगे? विकास गुस्से में बोला, आप लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं हैं। सही कहती है सीमा, कब्र में पैर लटके हैं लेकिन अकड़ खत्म नहीं हुई। आपको क्या लगता है आप अगर जमीन नहीं बेचेंगे तो मैं बेच नहीं सकता? ये रहे कागजात, दस्तखत कर दीजिए और आराम से जलेबी खाइए। क्यों अपने जीवन को नर्क बनाना चाहते हैं? तभी सीमा भी कमरे में आ जाती है। मुंह बिचकाते हुए कहती है, उस दिन जब अपने आराम की बारी थी तो कितने अच्छे से कह रहे थे जमीन बेचने को, पर अब जब बेटा भी इसमें अपने लिए मांग ले रहा है तो इनके छाती में सांप लौटने लगा। अभी इनकी बेटी कहती तो जमीन का एक टुकड़ा क्या पूरी जमीन बेच देते। इतना कहकर विकास और सीमा दोनों वहां से चले गए। दोनों बूढ़े पति पत्नी वहीं खड़े आंसू बहाते रहे। सावित्री ने अपने पुराने दिनों को याद किया, कैसे उन्होंने विकास और नेहा दोनों को शिक्षा दी, कैसे रामनाथ ने गांव की मिट्टी से सरकारी अध्यापक बनने तक का सफर तय किया, कैसे दोनों ने मेहनत की थी ताकि उनके बच्चे आगे बढ़ें। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उसी मेहनत के धन से उन्हें अपने दिन काटने का समय भी देखना पड़ेगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। सावित्री की हालत खराब होती जा रही थी। पहले तो कभी कभी बेटी से बात भी हो जाती थी, पर पिछले 1 महीने से बेटे ने रामनाथ जी का फोन भी रिचार्ज नहीं किया था और फोन में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद करवा दी थी। एक दिन पड़ोसन कमला के घर नेहा का फोन आया। उसने कमला से ही अपने माता पिता का हाल जानना चाहा। कमला ने कहा, बेटी, तुम्हारे माँ पापा ठीक नहीं हैं, आ जाओ। मैं ज्यादा नहीं बता सकती, बस इतना कहूंगी कि एक बार आके इनसे मिल लो और इन्हें अपने साथ ले जाओ। नेहा, जो कि खुद एक सरकारी अध्यापिका थी, उसने तुरंत छुट्टी लेकर घर आने का फैसला किया। बेटी का दिल ऐसा ही होता है कि वह बिना सोचे समझे माँ बाप के लिए चल पड़ता है। नेहा आई और उसने देखा कि उसके माँ बाप की आंखों में न तो पुरानी चमक है न ही ऊर्जा। चेहरे पर घोर उदासी छाई है। घर की हवा में दबी हुई एक पुरानी पीड़ा थी। नेहा का दिल कांप उठा। उसने विकास को डांट कर बोला, भैया, ये आपने क्या कर दिया अपने माता पिता के साथ? इन लोगों ने तुम्हारे लिए अपना जीवन समर्पित किया और तुमने ये लौटाया इन्हें? विकास ने बिखरा सा जवाब दिया, तो क्या सिर्फ मेरे लिए किया था? तुम्हें भी तो पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। जितना मेरे लिए किए उतना तुम्हारे लिए भी। तो फिर बुढ़ापे में मेरे ऊपर ही बोझ क्यों? तुम क्यों नहीं निभा रही आज? नेहा अपने पिता की ओर देखकर बोली,
बाबूजी, मैं आपको कहती थी, बेटा बेटी में आप तो फर्क नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे खुद बड़े होकर फर्क करेंगे। यही सोच आपके बच्चों में हो जरूरी नहीं है। देख लिया आपने, मैंने आपसे कहा था कि चलिए मेरे साथ, पर आप नहीं गए मेरे साथ क्योंकि मैं बेटी हूँ। कल को सब कुछ बेटा का ही होगा तो बेटा अपना फर्ज निभाएगा। क्या इस तरह बेटा अपना फर्ज निभा रहा है? सावित्री की आंखें झरझर बह रही थी। नेहा अपनी माँ के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, माँ चलो मेरे साथ। आखिर आपने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं आप दोनों के बुढ़ापे का सहारा बन सकूं। जब आपने परवरिश में भेदभाव नहीं किया तो फिर कर्तव्य निभाने में क्यों? मुझे भी मौका दो। सावित्री जी बोली, बेटा तुम अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही हो, अपनी सास ससुर की सेवा करके। उनके कर्म बहुत अच्छे थे जो उन्हें बहू के रूप में तुम मिली, पर शायद हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं। इतने में सीमा तुनक कर बोली, इतने साल से कौन कर रहा था माँ जी जो आप मेरे खिलाफ जहर उगल रही हैं? अरे इतनी ही प्यारी बेटी है तो चली क्यों नहीं जाती? एक बेटा देखकर मेरे बाप ने इस घर में मेरा ब्याह रचाया, पर उन्हें क्या मालूम था कि जीवन भर की परेशानी मेरे गले बंध जाएगी, दो दो बुढ़े मेरे मत्थे पड़ जाएंगे। नेहा भड़क गई और बोली, भाभी आपके माँ बाप नहीं खिला रहे मेरे माता पिता को, उनके बेटे की कमाई खा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसे बनाया है उस काबिल कि वो बुढ़ापे में उन्हें 2 वक्त का खाना दे ही सके। सीमा तपाक से मुंह चढ़ाते हुए बोलती है, हाँ तो तुम्हें भी तो बनाया है, क्यों नहीं चले जाते तुमसे कर्तव्य निभाने? नेहा बार बार अपने माता पिता से चलने के लिए कहती रही, पर वो नहीं माने, ये कह के कि हम तुम्हारी हंसती खेलती गृहस्थी में ग्रहण नहीं बनना चाहते। आखिरकार भारी मन से नेहा को जाना पड़ा। अगले दिन रामनाथ ने निश्चय कर लिया कि वो अब और चुप नहीं रहेंगे। वो धीरे से सावित्री का हाथ थामकर बोले, अब बहुत हुआ सावित्री, आज तक एक पिता सारे अपमान सहते आया, पर अब बस, मैं एक इंसान भी हूँ, मेरा भी आत्मसम्मान है। अब चलो यहाँ से वहाँ जहाँ हमने अपने जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने एक पत्र लिखा विकास के लिए और रात के बस से चुपचाप अपने गांव वापस आ गए। नेहा परेशान ना हो इसलिए उसे फोन करके बता दिया। अगले दिन जब विकास को वह चिट्ठी मिली, उसमें लिखा था, आज तुम्हारे घर से दोनों बोझ उतर गए, लेकिन तुम्हें हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं। जब तक हम जिंदा हैं, तुम हमारा मुंह भी नहीं देखोगे और मरने के बाद अंतिम दर्शन का अधिकार भी हम तुमसे छीनते हैं। विकास के दिल में जैसे कुछ कसक गया, पर सीमा के चेहरे में कोई शिकंज भी न थी। उल्टा वो खुश हो रही थी कि उसके सर से बोझ उतर गया। इधर रामनाथ और सावित्री गांव के उस छोटे से मिट्टी के घर में सुकून भरी अंतिम यात्रा पर आ गए थे। वह जगह जहां रामनाथ बचपन से बसे थे, जहां पेड़ों की छांव थी और धूप में धूल की बूंदें खेलती थी। वहां जाकर दोनों ने एक अजीब सुकून पाया। नेहा बीच बीच में वहां आती रहती। उसने अपने माँ पिताजी के लिए गांव की ही एक गरीब लड़की रज्जो को लगा दिया था, जो नेहा की गैर मौजूदगी में उनका ख्याल रखती थी। नेहा अपनी सैलरी के कुछ पैसे माँ पिताजी को दे जाती ताकि उन्हें किसी चीज की कमी न रहे। शहर में विकास और सीमा की जिंदगी पतन पर थी। कारोबार सिकुड़ गया, तनाव बढ़ा और उनके व्यवहार के कारण आसपास के लोगों से भी उनके झगड़े ही रहते। कारोबार ढंग से न चलने के कारण पैसे की भी तंगी शुरू हो गई। सीमा ने एक दिन कहा, जरा पता तो करो तुम्हारे माँ बाप जिंदा भी हैं या नहीं, अगर मर गए होंगे तो कुछ तो मिलेगा। विकास ने उसे जवाब दिया, ये सब हमारी लालच का नतीजा है जो हम समय रहते उनकी कद्र न कर पाए। उस रात उनका घर सन्नाटे में डूब गया, पर उस सन्नाटे में चिल्लाहट कम, खोखलापन ज्यादा था। साल बीता और फिर से वही कड़वी सर्दी आई, वही सर्दी जो अंदर तक आकर गुस्सा और पछतावे का बर्फ जमाती है। एक रात सावित्री और रामनाथ सोए और सुबह तक उठे ही नहीं। हवा में कोई शिकन नहीं थी, पर गांव की मटमैली धरती ने इस निशान को अपनी आंचल में समेट लिया। नेहा को खबर मिली और वह दौड़ी आई। उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि उनके सिरहाने पर एक फाइल रखी थी। उस फाइल में बहुत कुछ था, जो सब कुछ साफ लिखा हुआ था। वसीयत और अंतिम इच्छा। संपत्ति के 3 हिस्से होंगे, एक नेहा के नाम, दूसरा रामनाथ के पोते और तीसरा वृद्धाश्रम के नाम। विकास के लिए कुछ भी नहीं। इसके अलावा अंतिम विधि नेहा द्वारा करने का निर्देश और विकास को अंतिम दर्शन के लिए मना। यह फाइल किसी कटु और निर्णायक पहचान की तरह थी, जैसे किसी ने आखिरी शब्द बोल दिए हों। नेहा ने कांपते हाथों से फाइल पकड़ी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर ठहराव था। उसने धीमे से बोला, माँ बाबूजी, आपने जो फैसला किया वह सही था। आपने हमें जो संस्कार दिए वो सिर्फ संपत्ति से नहीं आते। मैं आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उसने स्वयं अपने माता पिता के अंतिम संस्कार किए। उसका हाथ कभी इतना भारी नहीं हुआ था, पर उसने हिम्मत करके सब कुछ संभाला। मुखाग्नि देते हुए वह बोली,
अब चैन से सो जाइए माँ बाबूजी, इस बार आपकी बेटी ने अपना फर्ज निभाया है। विकास जब गांव पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और रोते हुए कहा, बस एक बार दर्शन कर लूं, बस एक बार। पर नेहा दृढ़ थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, भैया अब बहुत देर हो चुकी है। जो आपने उनके साथ किया उसका हिसाब आपको मिला है। विकास गिर पड़ा। मिट्टी पर घुटनों के बल बैठकर उसकी सारी दुनिया धंस सी गई थी। उसने कहा, काश मैं समय पर समझ जाता, काश मैंने माँ की बात मानी होती। पर उन शब्दों का कोई मोल नहीं था। वे सिर्फ हवा में तिनके की तरह बह गए। विकास अपने पापों का बोझ ढोते हुए शहर लौट आया। उसकी जिंदगी में खालीपन और पछतावा दोनों एक साथ थे। उसने जो खोया वह फिर लौट कर नहीं आया, पर उसकी आंखों में अब एक टूटन थी जो शायद उसे अपनी भूल महसूस कराती थी। उसने अपने जीवन में जो शेष था उसे बदलने की कोशिश की, पर परिवर्तन की राह आसान नहीं थी। दोस्तों, रिश्ते निभाने के लिए पैसे से ज्यादा सम्मान और ध्यान चाहिए। सावित्री और रामनाथ की कहानी एक दर्पण है जिसमें समाज के वे पहलू दिखाई देते हैं जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती। बेटा बेटी के बीच भेदभाव, दिखावे का प्यार और अंतिम समय में असली पहचान। नेहा का त्याग और मजबूती, विकास की लालच और पछतावा, ये सभी मानवीय तत्व हैं जिनमें कई लोग स्वयं को देख लेते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे हाइप करें, साथ ही लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जाते जाते हमें ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।